हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता से पहले का जो पाषाण काल ये सब है, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। क्यों? क्योंकि इन्होंने पांचवी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 500 ईस्वी पूर्व लगभग हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका, जिसमें भारत और ईरान के बीच संबंध को दर्शाया गया था, उस समय के इतिहास, उस समय के संबंध को। तो इतिहास को पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब है कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें पाषाण काल से रहता है। पाषाण काल का आपका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि उस समय लिपि थी या नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं मिला है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित लिपि तो मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। वो जैसे सिंधु सभ्यता की घाटी है, सिंधु सभ्यता की घाटी में लिपि मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि उसमें लिखा क्या है। और सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही का नाम है। यह कांस्य युगीन थी, यानी कांसा का उपयोग किया जाता है, कांसा धातु का। उसके बाद ताम्र पाषाणिक सभ्यता, जो अहाड़ राजस्थान में इसका साक्ष्य मिला है, जोरवे महाराष्ट्र में इसका साक्ष्य मिला है। ताम्र पाषाणिक यानी तांबा और पाषाण मीन्स पत्थर, दोनों का उपयोग किया जाता था इस सभ्यता में ज्यादा से ज्यादा। तो आद्य ऐतिहासिक काल में जिसका लेख मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद है इतिहास। इतिहास जो है जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और जिसे पढ़ा जा सका है। यह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरुआत होती है, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म से इस समय से लिखित साक्ष्य मिलता है और उसे पढ़ा जा सका है। अब है कि पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जो पैलोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य मिला है, या फिर आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में ये सब। तो पूरा पाषाण काल में यानी कि उस समय के जो मानव थे उनको घर ये सब बनाने का कैसे है, कैसे रहना, ये सब कुछ नहीं पता था। पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था, प्राकृतिक पे निर्भर थे। वो कहीं भी शिकार करके कच्चा मांस खा लेना, कंदमूल खाना, यही सब जिंदगी था। कभी यहाँ कभी वहां कहीं भी रहने का। तो पूरा पाषाण काल में इस तरह का जिंदगी था उन लोग का। उसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि पशुपालन आरंभ हो गया था, और सबसे पहले मानव ने पालतू जो बनाया पशु को कुत्ता था। उसके बाद नव पाषाण काल में अस्थायी निवास बना के रहने लगे, यानी गुफा ये सब बना के, पहाड़ों में गुफा बना के अस्थायी निवास में रहने लगे। और उसी समय कृषि का आरंभ हो गया, यानी कृषि भी करने लगे। अब पहले कृषि नहीं करते थे। इसी काल में नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। ये नवपाषाण काल लगभग 10,000 साल पूर्व का है, 10,000 साल पूर्व माना जाता है। अब है कि सबसे पहला जो फसल उगाया मानव ने वो जौ था। वो लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य मिला है। ये भूमध्य सागर और ईरान के आसपास के क्षेत्रों में मिला है। जौ का सबसे पुराना साक्ष्य जौ का मिला है, और यहीं से गेहूं और चावल का भी साक्ष्य मिला है। अब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश ये भी आता है। तो इसमें जो है सबसे पहला कृषि का साक्ष्य वही जो मिला है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लहुरा देव में। यहाँ से 9,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, चावल का साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, वहां से गेहूं का साक्ष्य मिला है, जो 7,000 ईस्वी पूर्व का है लगभग। कोल्डिहवा से उत्तर प्रदेश, जो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है, वहां से चावल का साक्ष्य मिला है, 6,500 ईस्वी पूर्व का मिला है। अब यहाँ पे है कि कहीं कहीं लोहरा देव ऑप्शन में नहीं होता है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे है कि अब पूछा जाए सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में चावल का साक्ष्य, अगर लोहरा देव है तो लोहरा देव बनाएंगे। सबसे पहले कृषि का साक्ष्य तो लोहरा देव है तो लोहरा देव बनाएंगे। अगर नहीं है तो सबसे पहला कृषि का साक्ष्य फिर मेहरगढ़ हो जाएगा।
जो बलूचिस्तान में है। और पूछा जाए सबसे पहले गेहूं का साच, तो मेहरगढ़ होगा। और अगर लहरा देव नहीं है तो चावल का साच पूछा जाए तो कोल्डिहुआ होगा। तो ये ध्यान रखना है बस। उसके बाद इस चैप्टर में एक पॉइंट आता है ताउन पसानी क्यों, जिसका कभी कभी इसका मीनिंग इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ये लिखा होता है चालकोलेथिक एज। चालकोलेथिक एज मीन्स ताउन पसानी क्यों। इसमें तांबा और पसान यानी पत्थर दोनों का उपयोग होता था इस सभ्यता में। उसके बाद बृहत पाषाण ये भी पूछा जाता है। मेगालिथ, मेगालिथ जो है बृहत मृतक को दफनाने का स्मारक होता था। पत्थर से दफनाया जाता था, बड़े बड़े पत्थर से दफनाया जाता था मृतकों को। उसे मेगालिथ कहते हैं या बृहत पाषाण कहते हैं। अब यहाँ पे है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग करना शुरू किया किया किस धातु का उपयोग किया? तांबा का किया, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं ताम्र पाषाण, तांबा और पत्थर ये सब उपयोग किया जाता था। पहला जो औजार बनाया वो कुल्हाड़ी बनाया। उसके बाद है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी से, जो 80,000 से 65,000 साल पूर्व का माना जाता है। अभी से 80,000 से 65,000 साल पूर्व का माना जाता है। वो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है, यानी नर्मदा घाटी के आसपास भारत में सबसे पहले लोग रहे थे मानव। अज्ञानी मानव का पृथ्वी पर उत्पत्ति 40,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब है कि विश्व में मानव का साथ सबसे पुराना अफ्रीका से मिला है। जो मानव की एक प्रजाति होमो इरेक्टस है उसका मिला है, जो लगभग 20 लाख पूर्व का है। लेकिन ये सब होमो सेपियंस जो ज्ञानी मानव है उस तरह नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है, यानी कि मानव के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो ये बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है वहां से मिला है। वहीं से गर्तावास गड्ढों वाला घर मिला है, गर्तावास का साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर से। ये जो साक्ष्य है नवपाषाणिक काल का है। उसके बाद ये जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आमतौर पे अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो पॉइंट है भीमबेटका गुफा के बारे में, ये पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है, यानी पाषाण काल के समय का आवासीय स्थल है। गुफा जो है वहां पे लोग रहते थे। इस ये पूरा पाषाणिक काल के समय के ही है। और उसके बाद ये इसमें शैल चित्रकला भी मिला है, यानी जो जिस गुफा में रहते थे वहां पे चित्र भी बनाते थे। शैल में पत्थर, पत्थर में चित्र बनाते थे। शैल चित्रकला का साक्ष्य मिला है, वो प्रागैतिहासिक काल का है। अब यहाँ पे जो शिलाश्रय मिला है, यानी कि शिला के अंदर आश्रय बना हुआ, शिला का आश्रय बना हुआ यानी गुफा, वो लगभग 700 से अधिक है। और जिसमें से 500 में चित्रकारी किया हुआ है। जो अब तक सर्वाधिक शैल चित्रकला का साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका से मिला है। यानी शैल चित्र जो बनाया हुआ है लगभग 500 में, वो सबसे ज्यादा अभी तक साक्ष्य मिला है वो भीमबेटका गुफा से मिला है। यहाँ इससे ज्यादा अभी तक कहीं शैल चित्र नहीं मिला, यानी गुफा में जो चित्र बनाया जाता था उससे ज्यादा अभी कहीं नहीं मिला है। ये भीमबेटका गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। वर्ष 2003 में भीमबेटका गुफा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, रायसेन जिला में है। और इसकी खोज विष्णु श्रीधर बकनकर ने 1957-58 ईस्वी में की थी। विष्णु श्रीधर बकनकर ने इसकी खोज की थी 1957-58 ईस्वी में, यानी आजादी के बाद इसकी खोज हुई है। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक पॉइंट आता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना वो 1871 ईस्वी में बना। 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना, जिसे 1901 में कर्जन द्वारा केंद्रीकृत किया गया और जॉन मार्शल को महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये उसके बाद एक पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, जिसे अब इसका नाम बदल कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये जो है भोपाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है, ये भोपाल में है।
एक पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये विभाग जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर में आमतौर पर यही सब क्वेश्चन जो है वो ध्यान में रखने लायक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है ईसवी पूर्व और ईसवी, ईसवी पूर्व और ईसवी, ये ध्यान देना है। तो जैसे अब ईसवी, जिस समय ईसा मसीह का जन्म माना जाता है जिस साल को, और उसके बाद के जो वर्ष हुआ उसे ईसवी में काउंट किया जाता है, और उससे पहले का जो वर्ष हुआ उसे ईसवी पूर्व में काउंट किया जाता है। अब जैसे आप हम अपना ही वर्ष से लेते हैं, जैसे अब समझने के लिए, तो यानी मेरे जन्म से 10 साल पहले, तो मतलब मुझसे 10 साल बड़े हैं, और मेरे जन्म से 20 साल पहले यानी कि वो 20 वर्ष बड़े हैं। यानी कि जितना पहले हम बोलेंगे, यानी ईसा इस पूर्व से जितना पहले बोलेंगे वो घटना उतना ही पहले घट गई है, और जो जितना बाद में बोलेंगे वो बाद में घटी है। तो अब यहाँ है कि ईसवी में आगे तरफ, जैसे अब 10 ईस्वी में कोई घटना घटी और एक घटना घटी 100 ईस्वी में, तो यानी जो 10 ईस्वी में घटना घटी वो पहले घट गई, और फिर 100 ईस्वी में वो बाद में घटी। लेकिन यहाँ अगर 100 ईस्वी पूर्व वाला घटना घटी है और एक 10 ईस्वी पूर्व वाला घटना घटी है, तो यानी ईस्वी शुरू होने से 10 साल पहले ही घटी है, यानी बहुत बाद में घटी। लेकिन एक जो है ईस्वी पूर्व होने से 100 साल पहले ही घटना घट गई, तो ये बहुत पहले ही घटना घट गई। तो ईस्वी पूर्व में ये होता है। ईस्वी पूर्व को ये बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पहले। इसको बीसीई भी बोलते हैं, बीसी को बीसीई भी बोलते हैं, बीसी बिफोर कॉमन इरा। और ईसवी को एडी बोलते हैं, एनो डोमनी, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। और इसे सीई भी बोलते हैं, सीई कॉमन इरा, कॉमन इरा। जो अभी जो चल रहा है उसे कॉमन इरा कहते हैं। और अभी कॉमन इरा और ईसवी दोनों सेम है, और बीसी और बीसीई दोनों सेम है, यानी ईसवी पूर्व या कॉमन इरा से पहले, बिफोर कॉमन इरा, ये सेम है। बस इस चैप्टर में आमतौर पे यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना भी ध्यान में रखते हैं तो आमतौर पे जो क्वेश्चन इससे वो आएगा वो कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, ये सब इस दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।